इसमें देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की क्या कहानी रही थी। तो सन 1884 में एक फ्रांसीसी कलाकार था फ्रेडरिक सरियू, जिसने एक 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। जिसमें क्या किया था, उसने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी और उसमें उसने अपने सपनों का संसार रचा था और जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। जो संसार था वो किससे बना हुआ था? जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। और यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए इस चित्र में। कहाँ कहाँ के लोग दिखाए गए हैं? यूरोप के लोग दिखाए गए हैं और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र के सामाजिक वर्गों की स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा कर रहे हैं। एक ये लंबी सी जो कतार है, ये लोग सब लोग क्या कर रहे हैं? स्वतंत्रता की प्रतिमा की ये लोग वंदना कर रहे हैं। और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान करते हैं। तो जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस दौरान स्वतंत्रता के रूप में उन्होंने एक महिला की प्रतिमा को माना था। और जो ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं, इसमें ये क्या पकड़े हुए हैं? ज्ञानोदय की मिसाल पकड़े हुए है। और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, और इसके दूसरे हाथ में मनुष्य के जो अधिकार है उनका घोषणा पत्र पकड़े हुए हैं। और प्रतिमा के सामने, इस प्रतिमा के सामने ये क्या पड़े हुए हैं? ये निरंकुश अवशेष पड़े हुए हैं। और सरयू के कल्पना दृश्य में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों और समूह में बटे हुए हैं। जो उसने कल्पना दृश्य रचा था उसमें अलग अलग समूह और अलग अलग गुटों में लोग बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों से, यानी कि जो उनकी पोशाक है, जो लोग बटे हुए फ्रांस और अमेरिका के, उनकी पहचान उनके कपड़ों से की गई है। और यह लोग एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो अब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, इन्हें फ्रांसीसी क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। इन लोगों को किससे पहचान की जा रही है? फ्रांसीसी क्रांतिकारी तिरंगे से इनकी पहचान की जा रही है। और प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचे हैं, और ये लोग झंडा लेकर कहाँ पहुंचे हैं? अभी अभी प्रतिमा के पास पहुंचे हैं। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, और इसके पीछे कहाँ के लोग हैं? जर्मनी के लोग हैं, जो काला और लाल सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। ये लोग किस तरीके का? लाल कलर का और काला तिरंगा झंडा थामे हुए हैं। जिस समय सरयू ने यह छवि निर्मित की थी, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडे थामे हुए हैं उन्होंने 1848 में उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति की, जिनमें अनेक जर्मनी भाषा और रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। अब हम जानेंगे कि ये फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्र का विचार कहाँ से आया था? तो राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति की गई थी वो 1789 में की गई थी। सबसे पहली अभिव्यक्ति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि बातचीत करना। तो सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति की जो बात हुई थी वो 1789 में की गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा का शासन था। जो इसका पूरा भूभाग था उस पर किस तरीके का शासन था? एक निरंकुश राजा का शासन था। और जो पूरे भूभाग पर अधिकार करता था। फ्रांसीसी क्रांति में राजनीति राष्ट्रवाद और राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन के कारण संप्रभुता राजशाही से फ्रांसीसी नागरिकों के लिए एक निकाय हस्तांतरित हो गया, जिसमें विभिन्न उपाय और प्रथाएं पेश की गई थी। और इसमें जो प्रथाएं थी वो कौन सी थी? जैसे कि ला पैट्री जो थी पितृ भूमि की प्रथा, और ला सिटोयेन जो थी नागरिक के विचार। अब इसमें क्या किया था? जो पुराने ध्वज थे, पुराने ध्वज के स्थान पर नए ध्वज को लाया गया था, और फ्रांसीसी ध्वज जो कि तिरंगा चुना गया था। और इसमें क्या था? नेपोलियन द्वारा फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया था।
नेपोलियन ने जो भी फ्रांस का लोकतंत्र था उसको नष्ट कर दिया था। और 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता के रूप में जाना जाता है, 1804 की नागरिक संहिता को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है नेपोलियन संहिता। इसने क्या किया था, इस संहिता में क्या हुआ था, जो जन्म से अधिकार मिले हुए थे, जो लोगों को जन्म से अधिकार दिए गए थे, नेपोलियन ने उसको समाप्त कर दिया था और कानून के समक्ष सभी को समानता स्थापित की थी और संपत्ति के अधिकार को भी इसने सुरक्षित किया था। अब हम देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस तरीके से हुआ था। तो यूरोप में जब राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ था, उस दौरान जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड राज्यों और कैंटीनों में विभाजित थे, जिनके शासकों के पास स्वायत्त के क्षेत्र थे। और ये जो लोग थे, ये लोग कौन सी भाषा बोलते थे, जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे और यहाँ पर पोलिश भाषा भी बोली जाती थी। और यहाँ पर जो इन प्रभावशाली समूह के अलावा यहाँ पर हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भी भारी संख्या में खेती करने वाले लोग रहते थे। और यहाँ पर पूर्वी और मध्य यूरोप में निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। ये लोग किसके अधीन थे, निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे, निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे। अब उसी दौरान क्या हुआ था, एक राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद का विचार आया कैसे था, उस दौरान एक अभिजात वर्ग का जन्म हुआ और एक नया मध्य वर्ग। तो एक अभिजात वर्ग आया था और एक नया वर्ग आया था। तो अभिजात वर्ग, इसका अर्थ क्या होता है, अभिजात वर्ग क्या होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसमें वे लोग होते हैं जिन्हें सामान्य प्रकार के लोगों की तुलना में से अच्छे और शक्तिशाली माने जाते हैं। तो अभिजात वर्ग के लोग कैसे माने जाते थे, शक्तिशाली माने जाते थे, शक्तिशाली माने जाते थे। और जो नए मध्य वर्ग के लोग थे, इसमें से सबसे ज्यादा किसान थे। अब हम देखेंगे कि इसमें जब हमने बताया था जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, तो हमारा इसमें कहाँ रहा, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, ये सारे देश कहाँ पर पड़ते हैं, यूरोप के क्षेत्र में पड़ते हैं। और अब हम देखेंगे कि अभिजात वर्ग में राजनीतिक और सामाजिक रूप से महाद्वीप पर अभिजात वर्ग प्रमुख था। तो जो महाद्वीप था उस पर सामाजिक और राजनीतिक रूप से अभिजात वर्ग था वो प्रमुख था, क्योंकि अभिजात वर्ग काफी शक्तिशाली और संपन्न वर्ग था। वह अधिकांश जनसंख्या कृषकों से बनी हुई थी और वहां की सबसे ज्यादा जो संख्या है वो किसके द्वारा बनी हुई थी, कृषकों द्वारा बनी हुई थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड के औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई थी। औद्योगिकीकरण की अगर हम शुरुआत की बात करें तो वो 18वीं सदी में संपन्न हो जाती है। नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, एक श्रमिक वर्ग की आबादी और एक नए मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों और व्यापारियों और पेशेवर से बना हुआ था। तो अगर हम यूरोप की बात करते हैं, जो यूरोप के देश हैं वो हमारे यहाँ पर पड़ते हैं। ये हमारा यूरोप हो गया, ये अफ्रीका और ये हमारा पूरा एशिया हो गया। अब हम जानेंगे कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। तो उदारवादी का अर्थ होता है आजादी, यानी कि लोगों के लिए जो आजादी के मायने थे वो क्या मायने रहे थे, सभी लोगों के लिए जो उदारवाद के मायने थे यानी कि आजादी के मायने थे, वो सभी के लिए भिन्न भिन्न थे, सभी लोग अलग अलग थे, उसका मतलब निकलते थे। यूरोप की 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े हुए थे। उदारवादी शब्द जो था वो कहाँ से, लातीन भाषा पर आधारित था। ये कौन सी भाषा पर आधारित था, लातीन भाषा पर आधारित था। लातीन भाषा जिसका अर्थ होता है आजाद। तो इसमें क्या हुआ था, मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्तियों के लिए आजादी और कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार। तो इसका क्या मतलब था, उन लोगों के लिए सभी के समक्ष समानता का अधिकार। अब यूरोप में 19वीं सदी में शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से जुड़े हुए थे, जिसका अर्थ है आजाद। नए
जो था नया वर्ग था, नया मध्य वर्ग था, उनके लिए आज़ादी का मतलब था, उदारवादी का मतलब था आज़ाद होना, व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सभी के लिए बराबरी। तो राजनीति उदारवाद के रूप में एक ऐसी सरकार थी जहां पर उसने जोर दिया और उसकी सहमति से बनी हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग से संबंधित था। अब हम जानेंगे कि 1815 के बाद यूरोप में जो था वहां पर रूढ़िवादी व्यवस्था किस तरीके से आई थी। तो 1815 में रूढ़िवादी व्यवस्था कहाँ से उत्पन्न हुई थी? तो रूढ़िवाद का अर्थ होता है कि सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं का समुच्चय होता है जो सभी को सम्मान और सभी मान्यताओं को बढ़ावा देता है। अब आता है 1815 में नेपोलियन ने जब नेपोलियन की हार के बाद जो यूरोपीय सरकारें थी उन्होंने रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी और ये सभी जो भी रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी और जो राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे कि राजतंत्र है, चर्च है, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवाद लोग क्रांति के पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन के द्वारा जो शुरू किए गए परिवर्तन थे उसमें उन्होंने यह जान लिया था कि जो आधुनिकीकरण है, राजतंत्र जैसी परंपराएं संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम है। वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत मानते थे। तो 1815 में बिट्रेस ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन की हार हुई थी 1850 में, जिसमें कई बड़ी शक्तियां मिली हुई थी और इनके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने में वियना में मिले थे। इस सम्मेलन की मेजबानी जो की थी वो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी और ड्यूक मैटरनिक ने टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस के लिए की थी, जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की और जिसके दौरान फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश की सत्ता को निकाल दिया गया था वहां से और फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर लिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस का भी विस्तार नहीं कर सके। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा चैप्टर के जितनी भी पॉइंट थे, जितने भी शब्द थे जिनका अर्थ बताया। और नेक्स्ट क्लास आपकी करते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास आपकी लेते हैं कल। धन्यवाद।